हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजित क्लासेस। तो जैसे कि आप लोग हम बताए थे कि हमारे यहाँ लगातार ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, तो उस सीरीज का आज हम लोग पार्ट 2 वीडियो जो है देखने वाले हैं। तो आप लोग पार्ट 1 अगर नहीं देखोगे तो उसको पहले जाकर देख लीजिएगा, ताकि वहां पर जो VBI क्वेश्चंस है उसको भी याद हो जाए और बेहतरीन तरीके से आप समझ सके। ठीक है, तो अब हम लोग इसका पार्ट 2 वीडियो करेंगे और इसमें कुछ प्रश्न को बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखने वाले थे। जैसे ही पहले हम बताए थे कि बाबू से वीडियो ना है, ये वीडियो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है बल्कि टोटल सिलेबस का होल रिवीजन है। बहुत झकास तरीका से रिवीजन कराया जाता है, बस आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 8 तक हम लोग पहले ही कर चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। क्वेश्चन ये है बाबू कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलता है तो किसकी प्राप्ति होती है। तो हम सभी को जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ मिलता है तो बनता हमारा क्या सर, ग्लूकोज C6H12 और O6। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और प्लस जल बनता है। क्लियर। अब यहां से कई तरह से सवाल बनता है, इस समीकरण से कई प्रश्न बन सकते हैं, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न तो ये बोलेगा कि प्रकाश संश्लेषण में कितने घटक जो है भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए वो कितने घटक होते थे, 4 को याद रखिएगा। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लियर। टोटल कितने घटक भाग लेते हैं, 4। क्लियर। अब आगे बोलता है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बताइए सूर्य प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में कौन बनता है, प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है। देखिए यही क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो किसकी सर, ग्लूकोज की। किसकी प्राप्ति होती है, ग्लूकोज की। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ग्लूकोज की हो जाता है। अब यहां से अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो है कौन उपोत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है, तो कौन, ऑक्सीजन और जल जो है बाबू उपोत्पाद के रूप में, बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। क्लियर। अब यहां से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए ग्लूकोज का सूत्र बताइए, ग्लूकोज का सूत्र बताइए। तो याद रखिएगा C6H12O6 हो जाता है। अब पूछेगा कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो याद रखिएगा ग्लूकोज में कार्बन के कुल कितने अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं। आपको से यह भी सवाल पूछा गया है। और क्या पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान, ऑक्सीजन जो है किससे प्राप्त होता है, तो ऑक्सीजन किससे प्राप्त होता है सर, जल से। किससे, याद रखिए किससे, जल से प्राप्त होता है। क्लियर। चलिए ठीक है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। क्लियर। ना कि वसा की, ना ही प्रोटीन की और ना ही प्रकाश का। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है। अगला क्या है बाबू कि मानव में जो है डायलिसिस थैली होता है। कि मानव डायलिसिस थैली क्या है, आइए हम समझते हैं डायलिसिस थैली के बारे में। देखिए डायलिसिस थैली का मतलब, डायलिसिस थैली समझने से पहले हम लोग समझते हैं डायलिसिस नामक प्रक्रिया होता है क्या। देखिए डायलिसिस क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का दोनों किडनी जो है किसी कारणवश, कुछ रोग के कारण, किसी कारणवश उन लोग की किडनी काम करना बंद कर दे, किडनी क्या करना, काम करना बंद कर दे, तब उन लोग को जो है वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम मशीन लगाया जाता है, जिसके कारण जो काम किडनी करता है वही काम उस मशीन करता है। इसको हम बोलते हैं कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी के नाम से जानते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। कृत्रिम वृक्क हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इसका जो रीका पड़ता है सर, जब किसी व्यक्ति का दोनों किडनी खराब हो जाता है। समझ में, तो जो काम बाबू, जो हमारा डायलिसिस का मतलब होता है छानने की प्रक्रिया। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त को छानने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा कौन, वृक्क करता है। कौन करता है, वृक्क। पूछेगा बताइए वृक्क का कार्य बताइए, तो वृक्क सर पहला काम क्या करता है सर, तो वृक्क जो है पहला काम करता है बाबू, वृक्क जो है सर रक्त को छानने का काम करता है। किसका काम करता है, रक्त को छानने का काम करता है। और मूत्र निर्माण का काम करता कौन, हमारा वृक्क। क्लियर। अब देखिए वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं हम लोग, नेफ्रॉन। क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। बताए थे एक वृक्क में लगभग जो है 10 लाख, कितना जी, 10 लाख क्या होते हैं, एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं। याद रखिएगा एक वृक्क में लगभग सर 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं।
एक्यूरेट डाटा नहीं है, लगभग में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, क्लियर, जो कि वृक्क में आए रक्त को छानने का प्रयास करते हैं और मूत्र का निर्माण करने में सहायता करते हैं, क्लियर। एक और क्वेश्चन पूछेगा कि नेफ्रॉन्स के बारे में, अगर और कुछ पूछेगा नेफ्रॉन क्या है तो याद रखिएगा वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या कहते हैं लोग, नेफ्रॉन कहते हैं। अब इसको याद और याद रखिएगा कि बताइए, पूछेगा बताइए नेफ्रॉन नेफ्रॉन का कौन सा भाग जो है, मुख्य कौन सा भाग है जो रक्त का छानने का काम करता है, तो कौन, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस जो है, ठीक है, जो कि बोमन सेम्पुट कैप्सूल जैसे संरचना में पाया जाता है। देखिए कुछ इस तरह से हम फिगर में दिखा देते हैं आप लोग को। ये हमारा बोमन सेम्पुट, क्या है हमारा बोमन सेम्पुट, ठीक है। इसी के अंदर जालिका नुमा रचना हो रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यहीं पे रक्त का छानने के काम होता है, क्लियर। चलिए तो समझ में आ गया। अब आगे पूछेगा कि बताइए नेफ्रॉन और क्या काम करता है सर। नेफ्रॉन के बारे में याद रखिएगा, नेफ्रॉन जो है एक हार्मोन है जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। क्या नाम है, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का स्राव का नियंत्रण करता कौन, नेफ्रॉन। कौन जी, नेफ्रॉन। तो याद रखिएगा, पूछेगा इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का जो है नियंत्रण कौन करता है, स्राव का निर्माण, मतलब इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन कौन, कहां से निकलता है, तो नेफ्रॉन से। कहां से निकलता है, नेफ्रॉन से, याद रखिएगा। पूछेगा इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का निर्माण कहां होता है, नेफ्रॉन में होता है, क्लियर। तो क्वेश्चन क्या था कि मानव में डायलिसिस थैली क्या होता था, मानव में रक्त का छानने का काम कौन करता है, क्या न्यूरॉन करता है, नहीं सर। माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं सर। कौन करेगा, नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। अब सर थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में बता दीजिए। न्यूरॉन जो है बाबू क्या है, मस्तिष्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, कौन, न्यूरॉन्स, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए, इसका लंबाई कितना होता है, 1 मीटर से कहीं 1.5 मीटर तक देता है, याद रखिएगा। पूछेगा एक मनुष्य में तंत्रिका कोशिका की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा लगभग 100 अरब। लगभग कितना जी, 100 अरब। सर ये क्या करता है, तंत्रिका कोशिका क्या करता है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में संवेदना को विद्युत आवेग के रूप में संवहन करता है। क्या करता है सर, संवहन करता है। कौन, तंत्रिका कोशिका जो है सर विद्युत आवेग के रूप में, किसके आवेग के रूप में बाबू, विद्युत आवेग के रूप में हमारे पूरे शरीर में संवेदनाओं का आदान प्रदान करता है। कौन, तंत्रिका कोशिका, जिसका लंबाई कितना होता है, 1 मीटर से 1.5 मीटर तक हो जाता है, क्लियर। तंत्रिका कोशिका। आप पूछेगा कि बताइए कि तंत्रिका कोशिका, जहां पर दो तंत्रिका कोशिका आपस में जुड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां पर दो तंत्रिका कोशिका आपस में जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसे सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बाबू, सिनेप्स किसे कहते हैं, तो जिस स्थान पर दो तंत्रिका कोशिका आपस में जुड़ते हैं, दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिनेप्स कहते हैं, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, इतना याद होना चाहिए आप लोग। अगर बोलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया हम डालते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के सर पावर ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कोशिकाओं का ऊर्जा गिरी। पूछेगा कोशिकाओं को ऊर्जा गिरी किसे कहा जाता है सर, तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। तो पूछेगा पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के। अब सवाल क्या उठता है कि बताइए कि माइटोकॉन्ड्रिया में जिसे जानते हैं लोग श्वसन की प्रक्रिया होता है ना, तो श्वसन की जो वायवीय श्वसन होता है, कौन सा श्वसन, वायवीय श्वसन। पूछेगा वायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो याद रखिएगा वायवीय श्वसन बाबू किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और हम जानते हैं कि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप हमको क्या मिलता है, ऊर्जा। क्या मिलता है, ऊर्जा। तो ऊर्जा का निर्माण भी कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। किसके रूप में, तो एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। पूछेगा एक एटीपी में कितने अणु होते हैं, तो याद रखिएगा 38 अणु होते हैं। कितना अणु होते हैं, 38 अणु होते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा बताइए एटीपी में कुल कितने फॉस्फेट होते हैं। एटीपी में फुल फॉर्म होता है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बताइए इसमें कितने फॉस्फेट होते हैं, तो याद रखिएगा 3 फॉस्फेट होते हैं। 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा यह क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पूछेगा एटीपी अणु में कितने, एक एटीपी में कितने फॉस्फेट होते हैं, तो 3 फॉस्फेट होते हैं। और एक बार ऊर्जा निर्माण होता है उसमें एक एटीपी में कितना अणु होते हैं, तो 38 अणु हो जाते हैं। ये सब क्वेश्चन वीवीआई बन जाता है। तो पूछेगा बताइए मानव श्वसन की प्रक्रिया किसमें होता है, तो याद रखिएगा किनमें, तो सर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किनमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लियर। चलिए आई होप इस सब के बारे में आप लोग समझ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मच्छर का मुख्य श्वसन अंग है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा
हम लोग जानते हैं मच्छर का मुख्य श्वसन अंग है। मच्छर का मुख्य श्वसन अंग कौन है? देखो श्वसन अंग की बात किया जाए जिससे कोई जीव जंतु सांस लेते हैं, ठीक है। इस तरह मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। अब फेफड़ा से वो सवाल उठता है, बताइए, ऐसे तो हम ज्यादा बात नहीं करेंगे फेफड़ा का, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। बस ये बताइए फेफड़ा से बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? बताइए फेफड़ा के सबसे बाहरी आवरण क्या कहते हैं? याद रखिएगा, बाहरी आवरण को कहते हैं हम लोग पेराइटल प्लूरा। क्या बोलते हैं? पेराइटल प्लूरा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। पूछेगा सर फेफड़ा का बताइए रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी रंग का होता है। कैसा? गुलाबी रंग का, स्पंज जैसा होता है। स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसका? स्पंज जैसा होता है। कौन? हमारा लंग्स हो जाता है। क्लियर? अब देखिए हम लोग तो सर फेफड़ा से सांस लेते हैं, ठीक है। हम लोग किससे सांस लेते हैं? फेफड़ा से, ठीक है। और कछुआ भी किससे सांस लेता था? फेफड़ा से सांस लेता है। उच्च वर्गीय जितने भी जंतु है अधिकांशतः किससे सांस लेते हैं सर? लंग से, फेफड़ा सांस लेते हैं। लेकिन यहाँ फेफड़ा के बारे में नहीं बोला है, यहाँ बोल रहे कि बताइए मच्छर जो है सर किसका? मच्छर का श्वसन अंग बताइए ना, मच्छर का श्वसन अंग क्या होता है? तो वो मच्छर का श्वसन अंग याद रखिएगा ट्रैकिया, जिसको हिंदी में श्वास नली बोलते हैं, उसी की सहायता से सांस लेता है। कौन? मच्छर। क्लियर? अब बताइए गलफड़ा की सहायता से कौन लेता है? याद रखिएगा मछली। कौन जी? मछली जो है गलफड़ा की सहायता से सांस लेता है। आप लोग को एक होमवर्क रहेगा, बताइए कि त्वचा से कौन सा जीव सांस लेता है? आपको बताना है कि कौन सा जीव है जिसका श्वसन अंग क्या है? त्वचा हो जाता है। क्लियर? चलिए गॉड आगे सुनिए, आगे क्या बोलता है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कौन सी विधि है ना? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? देखिए कवक की बात करल जाए, ठीक है, तो कवक होता क्या? देखिए कवक जो है एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। कवक की तरह क्या होता है? सूक्ष्म जीव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन? हमारा कवक। अब बोलता है कि कवक में पोषण की कौन सा विधि पाया जाता है? कवक पोषण की कौन सी विधि करता है? तो अगर फंगस की बात किया जाए बाबू, ठीक है, तो फंगस में हम लोग सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखते हैं। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के द्वारा अपना पोषण करता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दैट मींस हिंदी में बोलते हैं इसको मृत जीवी पोषण। क्या बोलते हैं? मृत जीवी पोषण के द्वारा वो अपना भोजन को ग्रहण करता है। कौन? सर फंगस। और इस पोषण की विधि द्वारा और कौन करता है? तो याद रखिएगा इसका नाम बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। नाम सुनेंगे आप लोग, मशरूम के नाम सुने हैं जी? हाँ, तो मशरूम जो है, मशरूम उसका कौन सा पोषण विधि अपनाता है सर? याद रखिएगा मृत जीवी पोषण अपनाता है। अब सर थोड़ा सा बता दीजिए ना कि मृत जीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण क्या होता है? ध्यान दीजिए, मृत जीवी पोषण मतलब वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव जंतु, पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव जंतु मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन को ग्रहण करता है। ध्यान दीजिएगा, पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव जंतु मरे जीव जंतुओं से, मरे सड़े जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्लियर? ठीक है। और जो भी जीव जंतु मृत जीवी पोषण करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मृत जीवी पोषी बोलते हैं। मृत जीव पोषी बोलते हैं, ठीक है। मतलब मृत जीव पोषण द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है। यह मशरूम और फंगस क्या हो जाएगा? मृत जीव पोषण करते हैं। अगला सर स्वपोषी हेड ऑटोट्रॉप्स क्या होता है? देखो स्वपोषी कहे का मतलब है कि वैसा पोषण जिसमें जीव जंतु, ठीक है, वैसा पोषण जिसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बनाए, किसी और पर निर्भर ना रहे, ठीक है। तो ऐसा कौन जीव जंतु है सर? वन एंड ओनली कौन? ओनली फॉर पेड़ पौधा। ऐसे तो और भी है, ठीक है, लेकिन आप लोग जो भी याद रखना क्या, पेड़ पौधे जो है, ठीक है, वो कौन से पोषण करते हैं सर? स्व पोषण करते हैं। वो हमनी की तरह, ठीक है, किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। क्लियर? इसलिए उन लोग को पहला उत्पाद कहा जाता है। क्या जाता है उन लोग को? उन लोग क्या कहा जाता है? उत्पाद कहा जाता है। क्लियर? अगला जो है मृत जीव बता दिए, ठीक है, क्लियर। तो आप लोग याद रखिएगा स्वपोषी मृत जीवी क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रेजिन एवं गोंद जो है कहां संचित रहते हैं? सबसे पहले बात करते हैं रेजिन है क्या। देखिए रेजिन जो है बाबू, रेजिन और गोंद जो है एक तरह का उत्सर्जित पदार्थ है जो कि पेड़ पौधे द्वारा उत्सर्जन विधि द्वारा निकलता है। कौन? रेजिन और गोंद। अब क्वेश्चन ही पूछेगा, बताइए जो रेजिन है और गोंद है, रेजिन और जो गोंद है, रेजिन किस पेड़ का उत्सर्जित पदार्थ होता है? तो याद रखिएगा चीड़। किसका जी? चीड़ के नाम सुने हैं? चीड़, ठीक है। तो चीड़ के जो है रेजिन क्या होता है सर? उत्सर्जित पदार्थ हो जाता है। जबकि गोंद बबूल के पौधा, बबूल, ठीक है, बबूल के पौधा का नाम सुने होंगे, तो उसका उत्सर्जी अंग क्या, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? गोंद हो जाता है। अब जो है रेजिन और गोंद वो कहाँ संचित रहते हैं? याद रखिएगा कि रेजिन और जो गोंद जो है वो कहाँ संचित होता है? फ्लोएम में ना होते हैं, कॉर्टेक्स में नहीं सर, ठीक है, छाल में ना, ठीक है। याद रखिएगा पुराने जाइलम में होते हैं। कितने होते हैं? पुराने जाइलम में। कौन? तो रेजिन और गोंद पुराने जाइलम में संचित हो जाते हैं। अब क्या कहता है सर यहाँ पर फ्लोएम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फ्लोएम क्या होता है? देखिए फ्लोएम जो है
संवहन मंडल का एक ऊतक है। फ्लोएम क्या है? संवहन मंडल का एक मुख्य ऊतक है। संवहन मंडल के मुख्य 2 ऊतक होते हैं, वो जाइलम और फ्लोएम। ये क्या होता है? जाइलम और फ्लोएम। अब बात कर लेते हैं जाइलम क्या करता है सर, फ्लोएम क्या कर लेता है। जाइलम और क्या? फ्लोएम। ठीक है, अगर जाइलम की बात किया जाए तो ये क्या करता है? पेड़ पौधे द्वारा, पेड़ पौधा से, ठीक है, पेड़ पौधा में जल और खनिज लवणों का जड़ से पत्तियों तक संवहन करता है। कौन? जाइलम। तो पूछेगा आपसे कि बताइए जाइलम पेड़ पौधों में कौन सा कार्य करता है? याद रखिएगा सर, यह जल एवं खनिज लवणों का संवहन का काम करता है, केवल नीचे से ऊपर, ना कि ऊपर से नीचे। इसका जो है जो संवहन करता है एक दिशीय, दोनों दिशा में नहीं करता, ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ नीचे से ऊपर करता है। कौन? जाइलम ऊतक। अगला है फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक क्या करता है सर? बने खाद्य पदार्थ को, पत्तियों जब खाद्य पदार्थ बन जाता है उसको पत्ती के पास तो नहीं रखना है, सभी अंग के पास ले जाना होगा। सभी ले जाना, सभी अंग के पास ले जाने के लिए तो कौन आता है? हमारा फ्लोएम आ जाता है। कौन आता है जी? फ्लोएम। और वो जो है पेड़ पौधों को, भोजन को सभी जगह पहुंचा देता है। कौन? फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम क्या काम करता है सर? बने भोज्य पदार्थ को, यानी खाद्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। कौन ऊतक? फ्लोएम ऊतक काम करता है। क्लियर? अब थोड़ा सा और बात कर लीजिए। यहाँ पर बात किए थे जाइलम की, किसकी बात? हाँ, तो हम बोले कि जाइलम में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला बता दीजिए, याद रखिएगा, वाहिकाएं। क्या होते हैं? सॉरी, वाहिनिकाएं। पहला क्या होता है? वाहिनिकाएं। दूसरा का होता है वाहिकाएं। दूसरा का क्या होता है? वाहिकाएं। और तीसरा का होता है जाइलम मृदुतक। क्या होता है? जाइलम तंतु। तीसरा याद रखिए जाइलम तंतु, और चौथा याद रखिएगा जाइलम मृदु तक। जाइलम मृदु उत्तक हो जाता है, मृदु तक हो जाता है। तो पूछेगा जाइलम क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। अब पूछेगा जाइलम की जो वाहिनिकाएं हैं वो मृत कोशिका है कि जीवित कोशिका? याद रखिएगा ये भी मृत है, ये भी मृत है, ये भी मृत है। 3 गो मृत कोशिका होते हैं, लेकिन जाइलम मृदु तक, यहाँ नाम है मृदु तक, मतलब ये नहीं समझ मारा हुआ होता ना, गलत बात है, इसे नहीं समझना है। जाइलम मृदु तक क्या ऐसा कोशिका सर? जीवित कोशिका हो जाता है। कौन कोशिका हो जाता है? जीवित कोशिका। कौन? जाइलम मृदु तक। क्लियर? जाइलम का प्रकार होता है 4 प्रकार के, याद रखिएगा, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदु तक हो जाता है। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा डिलीट कर लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सब वीवीआई क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नाम, एग्जाम के लिए। ठीक है, बोलता है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन का पचना है वो किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? तो याद रखिएगा, जो शरीर में भोजन का पाचन है बाबू, वो कैसा सर? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है सर? वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, ऑक्सीजन का क्या हो? संयोग हो। वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन का वियोग हो, हाइड्रोजन निकले। ठीक है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है और ऑक्सीजन क्या होता है? संयोग करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन? ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि बताइए शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? क्या उपचयन सर? नहीं। संचयन? नहीं। विस्थापन? नहीं। कौन? अपचयन अभिक्रिया हो जाता है। अब सर उपचयन अभिक्रिया है, क्या होता है? उपचयन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। अवकरण या एकरा क्या बोलते हैं? उपचयन बोलते हैं। उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। अब क्या होता है, ध्यान दीजिए, उपचयन एकरा में क्या होता है कि एकरा में हाइड्रोजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा और ऑक्सीजन का क्या होगा? निष्कासन। याद रखिएगा, ऑक्सीजन से बाबू जाएगा बाहर और हाइड्रोजन क्या आ जाएगा? जुड़ जाएगा। तो किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना। ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो भी अवकरण अभिक्रिया होगा, ऑक्सीजन निकलेगा तो भी अवकरण अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर? चलिए, गुड। अब अपचयन अभिक्रिया। अब सर विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा, ठीक है, तत्व द्वारा, वैसा अभिक्रिया जिसमें किसी अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को, ठीक है, विस्थापित कर देता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व या धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं सर हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखिएगा, वैसा अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को किसी तत्व किसी यौगिक से उसको विस्थापित कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं?
विस्थापन अभिक्रिया। जिसे यहाँ जिंक है, देखिए कॉपर सल्फेट के से जिंक जो है इससे अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर क्या इससे कम अभिक्रियाशील है, तो कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और बना लेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। एग्जाम में पूछा हुआ अभिक्रिया पूछेगा, बताइए कि कौन सा अभिक्रिया, तो याद रखिएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया हो जाता है। क्लियर, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स कहाँ पाए जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू, ऐसे इसके बारे में पहले भी बताया है। ठीक है, कि रक्षी कोशिका कहाँ पाए जाते हैं, तो रक्षी कोशिका की बात किया जाए, देखिए रक्षी कोशिका जो है हमारे पतियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पतियों में अस्टोमाटा के घिरे हुए रहते हैं। कौन, रक्षी कोशिका। पूछेगा रक्षी कोशिका कहाँ पाए जाते हैं सर, तो पतियों में पाए जाते हैं। कहाँ, पतियों में। देखिए हमारा अस्टोमाटा है, क्या है, अस्टोमाटा। ठीक है, और ये आपको जो फूल फूल लोग रहना है, यही हमारा क्या है, रक्षी कोशिका। रक्षी कोशिका इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बाबू प्रेम से गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। तो पूछेगा कि बताइए रक्षी कोशिका कहाँ पाया जाता है सर, अस्टोमाटा में पाया जाता है। रक्षी कोशिका काम करता है क्या सर, तो अस्टोमा रंध्र को खुलना एवं बंद होने का नियंत्रण करता है। कौन, रक्षी कोशिका। जो रक्षक कोशिका है वो अस्टोमाटा को खुलना एवं बंद होने का नियंत्रण करता है। कौन बाबू, रक्षक कोशिका। याद रखना, ठीक है। पूछेगा कि अस्टोमाटा कब खुलता है, अस्टोमाटा कब खुलता है, जब रक्षक कोशिका में गार्ड सेल्स में जल भर जाता है तो अस्टोमाटा क्या करते हैं, खुल जाते हैं। ठीक है, और जब जब रक्षक कोशिका से जल बाहर निकल जाते हैं तो अस्टोमाटा क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। क्योंकि इस अगर ऐसे प्रक्रिया नहीं होगा तो पेड़ पौधे गैसों का दान प्रदान निश्वसन प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो याद रखेगा पेड़ पौधे का श्वसन की प्रक्रिया किसको द्वारा करते हैं सर, अस्टोमाटा द्वारा। अस्टोमाटा को खुलने और बंद होने में कौन नियंत्रण करता है, रक्षक कोशिका हो जाता है। क्लियर, गुड। ठीक है, क्या बोलता है रक्षी कोशिका कहाँ पाई जाती है, क्या जड़ में, नहीं, पतियों में। बिल्कुल सही जवाब, कहाँ पाए जाते हैं, पतियों में पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम जड़ की, किसकी बात कर लेते हैं, जड़ की। देखिए जड़ की बात किया जाए, ठीक है, तो देखिए जड़ पेड़ पौधे जड़ के द्वारा क्या लेते हैं सर, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि जड़ द्वारा क्या किसको अवशोषित करते हैं, जल और खनिज लवण। तो अब सवाल सोचे वाले है सर कि बताइए जब जल जो है जल अवशोषित करता है, मृदा से जल अवशोषित करता है, तो वहां पर कौन सा प्रक्रिया चलता है, तो आप लोग याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा मिट्टी से, किससे, मिट्टी से जल का सबसे छोटा भाग जिसको बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं बाबू, मूल रोम। जल का सबसे पतला भाग होता है, यही जो है जल का अवशोषण करता है। पूछेगा आपसे कि बताइए निम्न में कौन सा जो है मिट्टी से, पेड़ पौधा कौन सा भाग मिट्टी से जल का अवशोषण करता है, तो कौन, मूल रोम। अब पूछेगा किस प्रक्रिया द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करता है, तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग परासरण। क्या बोलते हैं बाबू, परासरण। याद रखिएगा ऑस्मोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, मृदा से पेड़ पौधे मूल रोम में जल को अवशोषित कर लेते हैं। क्लियर, गुड। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए रक्षी कोशिका कहाँ पाए जाते हैं, बता दें पतियों में। ठीक है, जल के बारे में जान गए। ठीक है, अब थोड़ा फूलों के बारे में बात कर ले, तो फूलों को तो बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाता है, लेकिन आप लोग इतना समझिएगा कि फूल जो है, जिस तरह फूल, आप लोग इतना याद रखिएगा कि जनन, पूछेगा कि पेड़ पौधे का कौन सा भाग जो है जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, पेड़ पौधा कौन सा अंग जो है जनन प्रक्रिया में भाग लेता है, तो कौन, ठीक है, याद रखिएगा फूल। कौन जी, फूल जो है सर जनन प्रक्रिया में भाग लेता है। पेड़ पौधा कौन सा भाग, फूल। क्लियर, चलिए इसे फूल के बारे में कहीं और बताएंगे, बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन क्या कहता है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या सर टीबी होता है, ना। मधुमेह होता है, ना सर बिल्कुल नहीं। मलेरिया होता है, ये हो नहीं सर। क्या रहता है, एनीमिया इज द राइट आंसर हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है कि सर खून की कमी हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को बहुत परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो याद रखिएगा रक्त में आयरन की कमी नहीं होना है। तो सर क्या खाएं कि आयरन की कमी नहीं हो, पालक साग है, ठीक है, हरी साग सब्जी खाइए, गर्दा कबाड़ के एकदम ब्लड में आयरन की कमी हमेशा मेंटेनेंस रहेगा। अब बात करें थोड़ा टीबी के बारे में। सर टीबी क्या है और मलेरिया क्या है और मधुमेह क्या है। देखिए टीबी जो है, टीबी पूछेगा, टीबी जो है इसका फुल फॉर्म बताइए। याद रखिएगा ट्यूबरक्लोसिस का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस। थोड़ा हमारा हिंदी डिसमिस आ सकता है लिखा हुआ, आप लोग समझिएगा। ठीक है, क्या है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, किसका, टीबी का फुल फॉर्म। पूछेगा बताइए टीबी जो है किस रोगाणु के कारण होता है, याद रखिएगा बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण फैलता है टीबी, बैक्टीरिया के कारण फैलता है। बहुत अच्छा होता सर कि अगर ये बता दें कि कौन बैक्टीरिया के कारण ट्यूबरक्लोसिस रोग होता है, तो याद रखिएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबर क्लोसिस। इसी के कारण बाबू, ठीक है, कौन सा रोग होता है? टीबी रोग हो जाता है। क्लियर, गुड। अब टीबी रोग का लक्षण वही मुंह से लार आना, ठीक है, उससे बहुत दूरी बनाकर रखना है बाबू, ठीक है, क्योंकि टीबी रोग जिससे हो जाता है वो बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। उनका खाना इस्तेमाल नहीं करना, जूठा खाना नहीं, उनके साथ सोना होना से भी बहुत दिक्कत हो जाता है, याद रखिएगा। अब अगला है मधुमेह, जिसको लोग प्रेम से डायबिटीज बोलते हैं। अब मधुमेह रोग कैसे होता है? तो मधुमेह रोग की अगर बात किया जाए, ठीक है, हम लोग बात करते हैं किसके? मधुमेह रोग की। तो अगर मधुमेह रोग की बात किया जाए तो देखिए मधुमेह रोग जो है, एक नाम हम सुने होंगे आप, हार्मोन के, इंसुलिन नामक हार्मोन का नाम सुने होंगे। इसी को गड़बड़ाने के कारण, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन के गड़बड़ाने के कारण, या तो बढ़ जाए घट जाए, उसी कारण इंसान में कौन सा रोग होता है सर? मधुमेह रोग होता है। कौन रोग? मधुमेह रोग, जिसको हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है सर कि बताइए, जो मधुमेह रोग होता है, ठीक है, इंसुलिन की कमी कारण, अब इंसुलिन बनाता कौन है? कौन सा मधुमेह, पूछेगा मधुमेह रोग होने के लिए कौन सा अंग जो है, मधुमेह रोग के लिए कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, ऐसे तो बहुत सारे अंग प्रभावित होते हैं, लेकिन किस अंग के ढंग से काम ना करने की वजह से, किस अंग को ढंग से काम ना करने की वजह से मधुमेह रोग होता है? तो अंग का नाम याद रखिएगा, अग्नाशय। नाम ही क्या याद रखना है? अग्नाशय, ठीक है। तो पूछेगा मधुमेह रोग किस अंग से संबंधित है? सर अग्नाशय से संबंधित है। अग्नाशय जो हमारा पैनक्रियाज बाबू, वही जो इंसुलिन नामक हार्मोन निकालता है, और ढंग से कभी कभी अग्नाशय काम करना बंद कर दे, ठीक है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन जो है उसका स्राव गड़बड़ा जाएगा, जिसके कारण व्यक्ति में मधुमेह रोग हो सकता है। कौन रोग हो सकता है? मधुमेह रोग। क्लियर, गुड, ठीक है। एनीमिया के बारे में बता दिए। मलेरिया के बारे में सुनिए, मलेरिया क्या होता है? पूछेगा कि मलेरिया जो है किसके कारण होता है? तो मलेरिया जो रोग है, ठीक है, किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, मलेरिया जो है मादा एनोफ्लिज, मादा एनोफ्लिज नामक मच्छर के काटने से होता है। कौन? मलेरिया रोग। कौन जी? मलेरिया रोग मादा एनोफ्लिज नामक मच्छर के काटने से हो जाता है। अब पूछेगा बताइए किस सूक्ष्म जीव कारण होता है? तो याद रखिएगा, मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम किसके अंतर्गत आता है सर? प्रोटोजोआ के अंतर्गत आ जाता है। तो याद रखिएगा। देखिए मलेरिया का लक्षण क्या है कि 48 घंटा 72 घंटा पर आपको रह रहा के ठंडा देकर बुखार आता है। किसका? ये मलेरिया का लक्षण है, याद रखिएगा। तो पूछेगा मलेरिया किस मच्छर काटने से? सर मादा एनोफ्लिज मच्छर। बताइए मलेरिया जो है किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम के कारण। सर ऑप्शन प्लाज्मोडियम नहीं रहेगा तो प्रोटोजोआ मार खाइएगा। क्लियर, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला है कुटपात किस में पाया जाता है? अगला क्या है कि कुटपात जो है किस में पाया जाता है? आइए हम लोग बात करते हैं कुटपात। हम लोग बात करें कुटपात की, जिसको हम पदार्थ भी बोलते हैं, जिसको हम सीडोपोडिया इंग्लिश में बोलते हैं, सीडोपोडिया, ठीक है। अब सर ये क्या होता है? देखिए अमीबा को देखेंगे आप लोग, अमीबा, ये है हमारा अमीबा। क्या है जी? अमीबा, ठीक है। अमीबा की जो आपको दिख रहा है उभरा हुआ, ठीक है, भाग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुटपात बोलते हैं, कुटपाद, ठीक है। अभी जो बाबू है कुटपात अमीबा के लिए, जैसे हम लोग के लिए वरदान क्या है? हमारा हृदय, ठीक है, वो चल रहा है तो ठीक है, ठीक है, उसी तरह कुटपात भी इन लोग के लिए वरदान है। इसी के सहायता से बाबू, कुटपात की सहायता से ही, ठीक है, हम लोग का प्रचलन क्या है? पैर। इन लोग का प्रचलन अंग, मतलब इसी की सहायता से चलता है, इसी की सहायता से भोजन पकड़ता है। कौन? अमीबा, याद रखिएगा। तो पूछेगा अमीबा जो है किसके सहायता से भोजन को ग्रहण करता है? सर कुटपात के सहायता से। सर क्लियर, किसके सहायता से चलता है? सर कुटपात के सहायता से। सर अमीबा है क्या सर? अमीबा है क्या? तो याद रखिएगा, यह एक कोशिकीय मृदु जलीय प्रोटोजोआ है। एक तरह क्या है? प्रोटोजोआ है, जो कौन सा पोषण की कौन सी विधि करता है? याद रखिएगा, प्राणी संपोषण विधि करता है, प्राणी संपोषण विधि करता है। कौन? हमारा अमीबा। क्लियर। अब पूछेगा अमीबा का आकार, तो याद रखिएगा इसका आकार हमेशा क्या होता है? सर अनिश्चित होता है। इसका कौन आकार नहीं होता, जिसको जैसे बनाने का मैंने वैसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको भूकर देना सर बना के, देखिए आप कैसे बनाना है? सर बन गया अमीबा। आप कैसे बनाना है? सर बन गया। जैसे बनाना वैसे बना दीजिए, क्योंकि अमीबा का कोनो आकार निश्चित नहीं होता है, ये अनिश्चित आकार का होता है, याद रखिएगा। तो पूछेगा अमीबा का प्रचलन अंग कौन? सर कुटपात, ठीक है। और यह क्या है? एक कोशिकीय मृदजलीय क्या है? प्रोटोजोआ हो जाता है। और पोषण कौन सी विधि करता है? प्राणी संपोषण। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या गया? कुटपात किसमें पाया जाता है? याद रखिएगा किसमें?
क्या पैरामीशियम में? नहीं। यूग्लिना में? नहीं। किसमें सर? अमीबा में पाया जाता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं पैरामीशियम सर। पैरामीशियम में क्या है? तो पैरामीशियम भी एक प्रकार के एक कोशिकीय मृदु जलीय प्रोटोजोआ हो जाता है। कौन? पैरामीशियम में। पूछेगा पैरामीशियम का प्रचलन अंग कौन होता था? सिलिया। नाम सुनेंगे सिलिया। ठीक है, कौन? सिलिया। देखिए पैरामीशियम कुछ इस आकार का होता है, आपको दिखाते हैं। ठीक है, कुछ इस आकार का होता है। कौन? हमारा सिलिया। सॉरी पैरामीशियम। अब पैरामीशियम के ऊपर जो है यूं रोमा जैसे कुछ संरचना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिया। इसी की सहायता से जो पैरामीशियम चलता है। क्लियर। पैरामीशियम में इसमें देखिए अमीबा में मुंह फूक जैसे कुछ रचना नहीं होता, जाने मनताने से खाना खा लेता, जाने मनताने से निकाल देता, लेकिन इसमें एक खास तरह का मुंह जैसे संरचना पाया जाता है। किसमें? पैरामीशियम में। पूछेगा पैरामीशियम का आकार कैसा होता है? याद रखेगा स्लीपर का आकार। किसके आकार? स्लीपर का आकार का होता है। स्लीपर दैट्स मीन चप्पल के आकार का हो जाता है। कौन? हमारा पैरामीशियम। क्लियर। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अस्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? अभी तुरंत बताएं जी। अस्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? तना में? नहीं सर। पत्तियों में? बिल्कुल सही जवाब। कहाँ पाया जाता है सर? अस्टोमाटा पत्तियों में पाया जाता है। बाकी सब के बारे में हम डिटेल बता दिए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया बाबू तो प्लीज, ठीक है, इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक। तब तक मिलते हैं हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए लिखिए। जय हिंद, धन्यवाद।